मैं शुरुआत तो इस बात से करना चाहती हूँ कि आपके नाम में ही चिराग है और उस चिराग को इस बार फिर जलना है बिहार में। पहली बार, अगर मैं सही हूँ, पहली बार आप नीतीश बाबू के लिए वोट मांगेंगे विधानसभा चुनाव? हाँ, पहली बार विधानसभा। जनता दल यूनाइटेड और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग पहली बार साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा के लिए मतलब उनको सीएम बनाने के लिए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को 10वीं बार सीएम बनवाएंगे आप अगर सफल होते हैं। अगर नहीं, इस बात में तो पूरा विश्वास है कि एक बार फिर मौजूदा मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको पता है हम लोग पूरे बिहार में घूमे और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हम सुनाएंगे भी अपने दर्शकों को। हमने जब पूछा कि कौन बनना चाहिए सीएम, तो एक लड़के ने बोला चिराग पासवान। मैं कहा क्यों? तो कहा क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। बट चिराग पासवान जी, शुरुआत इस बात से करते हैं कि एनडीए पूरी ताकत झोंक रही है, बट उस बच्चे को आपका क्या संदेश होगा जिसने हैंडसम कहा है? भाई उसका दिल लगा हुआ है आपसे। सिर्फ थैंक यू बोल सकता हूँ, बट मेरे बड़े लक्ष्य हैं। मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, और इसीलिए अब जब मैं कहता हूँ कई बार इसके गलत मायने निकाले जाते हैं, बट व्हेन आई से कि बिहार मुझे वापस बुला रहा है या मुझे बिहार में रहकर अब काम करना है, क्योंकि मेरा कारण ही राजनीति में आने का बिहार और बिहारी रहे। दिल्ली में पला बढ़ा, मुंबई में मैंने काम किया, मैंने देखा किस कठिन परिस्थिति में बिहारी दूसरे राज्य में रहने को मजबूर होते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार होता है। ऐसे में अपने राज्य को इतना सक्षम, इतना समर्थ बनाना चाहता हूँ कि किसी भी बिहारी को अब के बाद से ना सिर्फ पलायन करने की नौबत ना आए, बल्कि जो लोग पलायन करके जा चुके हैं उनका भी रिवर्स माइग्रेशन हो। इस सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैंने निर्माण किया था। उस लक्ष्य को पूरा कर सकूं, इस सोच के साथ काम कर रहा हूं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो उसके लिए तो यू शुड बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ना, कि भाई चिराग पूरा स्टर कर रहे हैं बिहार को। मतलब अगर आपको वाकई काया पलट करनी है तो ऐसे थोड़ी होगा कि आप नीतीश जी को ही, अब 10 बार से तो 10th टाइम। नहीं, तो पिछली बार दिक्कत भी यही थी एक्चुअली। 2020 में जब मैं एनडीए गठबंधन से अलग भी हुआ था, उसके पीछे का कारण भी यही था कि उस वक्त मुझे गठबंधन के भीतर अपनी बातों को रखने का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडे को मजबूती देने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। उस वक्त मैंने इस बात का फैसला लिया कि भाई मैं गठबंधन से अलग होता हूं, क्योंकि अगर मुझे, जो आपने बोला कि जब तक मैं खुद में स्टेयर नहीं कर पाऊं तो मतलब क्या है उस गठबंधन में रहने का। बट आज की तारीख में मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि इस गठबंधन ने मुझे वो स्पेस मिलता है अपनी बातों को रखने का, अपने सुझावों को, अपने सजेशंस को। और मैं मानता हूं कि इस बार जो बिहार में सरकार बनेगी उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी एक अहम से होगा। और जो हम लोग के एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं बिहार के विकास को लेकर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर, अंजना जी आप यकीन मानिएगा, बिहार की आप कोई भी एक समस्या पूछिए, मैंने सालों तक इतना अध्ययन किया है इसके ऊपर कि कोई भी समस्या, बाढ़ सुखाड़ की हो, प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जा सके, राजस्व कैसे बढ़ाया जा सके, औद्योगिकरण कैसे किया जा सके, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के पास। पांचों पूछूंगी आपसे, जो आपने अभी गिनाए हैं उस पर मैं वापस जाऊंगी। लेकिन देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 10th टाइम उनको सीएम बनाने के लिए आपको मैदान में उतरना है भाई नीतीश कुमार को। आप नीतीश बाबू की इस बार के चुनाव में कौन सी बात कहेंगे कि भाई नीतीश जी में ये है, युवा जो 18 साल का भी हुआ है, फर्स्ट टाइम वोटर है, 22 साल का है, 25 साल का है, उसकी बहुत सारे एस्पिरेशंस है, उसको आप क्या कहेंगे कि नीतीश बाबू में ऐसा क्या है कि वो उनके लिए वोट करें? फर्स्ट टाइम वोटर को ना, और कई बार जब हम लोग ये बातें कहते हैं ना तो लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कब तक आप हम लोग को 90 के दशक में उलझा के रखिएगा। पर वो जानना ज़रूरी है कि वो कालखंड कैसा था जिसने हमारे बिहार को, जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग गर्व करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, मेरी माता सीता की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, जो ज्ञान की धरती है। ऐसे में क्या ऐसा हुआ कि वहाँ से लोग एक के बाद एक पलायन करते गए और ये सिलसिला कभी रुका नहीं, क्योंकि वो 90 का दशक उसके लिए जिम्मेदार है। आज भी जब हम लोग बोलते हैं कि, और सवाल आता है कि भैया कब तक आप लोग जंगल राज की याद दिलाएंगे, पर ये जानना ज़रूरी है ना, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अगर वो बम गिरे थे, उन्होंने कितना पीछे ले गए। ऐसे में उस 90 के दशक ने हम लोगों को कितना पीछे ले गया। उस खाई को भरने का काम मौजूदा मुख्यमंत्री ने किया है। मौजूदा मुख्यमंत्री का 2005 के बाद अगर आप देखिएगा, ना सिर्फ इन्होंने अपराध पे नियंत्रण किया, भाई इनको बिहार की जनता ने सुशासन बाबू का नाम दिया, क्विंटल बाबा का नाम दिया जब कोशी में जब वो आपदा आई थी। इन्होंने एक के बाद एक बिहार में वो परिस्थितियां उत्पन्न की जिसकी वजह से आज बिहार यहाँ तक पहुँचा है। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ, जब लोग ये भी सवाल करते हैं कि बनिस्बत बाकी राज्यों के,
मैं खुद दिल्ली में मैं रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, मैंने देखा है कि बनिस्बत बाकी राज्यों के अभी भी बिहार में बहुत सी चीज़ें होनी बाकी हैं। और उसी सोच को पूरा करने के लिए साथ मिलकर पहली बार मैं और मुख्यमंत्री जी अब हम लोग विकास की राह को गति देंगे। एक और सवाल इस पर पूछूंगी। मुझे पता है आप ये कहते हैं कि भाई हम जब साथ लड़ रहे हैं तो बार बार आप लोग नीतीश बाबू पे मुझे क्यों घेरते हैं, लेकिन आपने भी तो नीतीश बाबू को कम नहीं घेरा है। कानून व्यवस्था पर आपने सबसे ज़्यादा बोला, एनडीए के जो अन्य सहयोगी हैं उनमें। इससे पहले मगध में पिछली बार आपने सॉलिड डैमेज किया था जेडीयू को। बीजेपी के खिलाफ तो 2020 में आपने किसी को नहीं उतारा अपनी पार्टी से, लेकिन जेडीयू में जो जीत का मार्जिन था उससे ज़्यादा आपके उम्मीदवारों को वोट मिला। मगध में आपने सॉलिड डैमेज किया, कई जगहों पर किया। तब तो पूछेंगे ना भाई कि अचानक नीतीश जी ने वही मैं कहता हूँ दैट दिस इज द लास्ट थिंग आई वुड वांट टू हियर राइट बिफोर द इलेक्शंस कि आप पर देखिए वो परिस्थितियाँ अलग थी और मैंने बहुत खुल के स्वीकारा है। मैं कभी भी मैं बैकफुट पे नहीं गया, मैंने फ्रंट फुट पे मैंने इन सारी बातों को बोला कि हाँ मैंने वो सवाल उठाए थे। मैं क्या करता अगर मैं उन सवालों को नहीं उठाता, क्योंकि गठबंधन के भीतर मुझे कॉर्नर किया जा रहा था ना। ऐसा नहीं है कि आज भी मुझे गठबंधन के भीतर मेरे इश्यूज़ नहीं होते, कंसर्न्स नहीं होते हैं, बट गठबंधन के भीतर मुझे वो जगह मिलती है अपनी बातों को रखने की, जो 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे नहीं मिलती थी। उस वक्त मुझे आप सब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक मंच के माध्यम से मुझे इन सवालों को उठाना पड़ता था। बट हाँ, उस वक्त की वो परिस्थितियाँ थी। बट आज जब गठबंधन में एकजुटता है, मजबूती है, तो मेरे पास वो स्पेस भी है इन सारे सवालों को उठाने की। 2 चाचाओं में से एक चाचा तो अपने हो गए हैं। एक वाले जो थे उन्होंने तो जो खैर जो किया आपके साथ वो किया है, लेकिन 5 प्रॉब्लम्स आपने गिनाए थे। मैं सीधा उस पर आती हूँ, क्योंकि बिहार के चुनाव इस देश में भी जो पॉलिटिक्स का तिया पाचा है वो सेट करेंगे। और बिहार को आगे बढ़ना है। पलायन कैसे रुकेगा, क्या है आपका रोड मैप? पलायन कैसे रुकेगा? सब कहते हैं पलायन पलायन, पर किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। पलायन तब तक नहीं रुकेगा जब तक बिहार में औद्योगिकीकरण नहीं होगा, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आएगा। और मैं सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि चौमुखी विकास की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे बच्चे भी बिहार से बाहर जाते हैं शिक्षा के लिए। और अफसोस इस बात का होता है कि जो बच्चा या बच्ची एक बार बिहार से बाहर निकल गया और वो जिस भी राज्य या जिस भी देश में गया वहीं पे जाके अपनी पढ़ाई पूरी करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का होके रह जाता है। और अपने राज्य में या तो दादी की तबीयत ख़राब या माँ की तबीयत ख़राब या बहन की शादी या छठ या दिवाली या होली, सिर्फ उस पर अगर वापस आ पाया तो वापस आता है। ऐसे में जहाँ एक तरफ हम लोग को शिक्षा पे, क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है, जब कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था हमें पटना में, भागलपुर में, दरभंगा में, बिहार के अलग अलग ज़िलों में हम लोग को एजुकेशनल हब बनाने होंगे। हमें चिन्हित करने होंगे ऐसे एरिया जिसको हम इंडस्ट्री के लिए हम डेवलप कर सकें। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, मेरे खुद के विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको अब मैं बहुत ईमानदारी से धरातल पर उतार रहा हूँ। प्रसंस्करण, जब तक आप कृषि प्रधान राज्यों में प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा नहीं देंगे। मेरे खुद की लोकसभा में हाजीपुर का केला इतना फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर का आम, मखाना, आज मखाना बोर्ड का हम लोगों ने गठन किया ना। जी अच्छा क्या याद दिलाया। मखाना किसान को पता है क्या कीमत मिलती है? और जब हम लोग पैकेट में इतना हवा भरा हुआ और इतना सा मखाना खरीदते हैं तो और वो कितने दाम पे बिकता है? 200 गुना हो जाता है। बिल्कुल। ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है? बिल्कुल, यही तो व्यवस्था वहाँ पे करनी है। जब तक किसानों के पास ये चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक वो खुद उसकी पैकेजिंग बढ़िया से उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, ये व्यवस्था उनको तैयार करके देनी। और यकीन मानिए अंजना जी, मैं अपने विभाग को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। आज मैं देश का 3रा निफ्टम बिहार में मैं लेकर गया हूँ। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरे बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होने जा रहा है और सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का बिहार से ही होता है।